नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड अपने नोट्स पे पूरा डिस्कशन। हम नोट्स बनाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चैप्टर, और ये क्रैक करेंगे कि किस तरीके से उन नोट्स के थ्रू हम केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? हाँ भाइयों, तो आज शुरू करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग से। सुबह के 9 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने बोल ही दिया है। अब ऑर्गेनाइजिंग के साथ दिक्कत, सर ये चैप्टर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कुछ नहीं है, आ गए बाबा जी, सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाने हैं। जो चीजें मैं जैसी सिखा रहा हूं दिमाग में डाल लो बस, उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। शुरुआत करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग से। हेनरी फेयोल के टर्म्स में अगर बोला जाए कि हेनरी फेयोल ने ऑर्गेनाइजिंग को क्या बोला था, तो उन्होंने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी थी। इट इज टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू द बिजनेस। बिजनेस को वो सब कुछ प्रोवाइड करो जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, विच इज यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग। फिर से, प्रोवाइड एवरीथिंग टू द बिजनेस विच इज हेल्पफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, यानी बिजनेस किस तरीके से फंक्शनिंग करता है उसके हिसाब से बिजनेस को सब कुछ प्रोवाइड करा दो। उन सब कुछ में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, मशीन एंड टूल्स आ जाते हैं, कैपिटल आ जाता है, पर्सनल आ जाता है, मतलब मैन पावर से लेके सब कुछ इसके अंदर कंप्लीटली आ जाता है। अब आते हैं इसके अंदर कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस चलता कैसे है। ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है। डेफिनेशन हेनरी फेयोल की है, बहुत इजी है। प्रोवाइड एवरीथिंग टू द बिजनेस, बिजनेस को सब दे दो। कौन कौन सी चीजें जो बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है रन करने के लिए, वो सब कुछ दे दो। क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने बताई दी है। यहाँ पे पर्सनल लिखना जरूरी है, मैन पावर लिखना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या बोली गई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क को डिटेलिंग में जाके समझें या डिटेलिंग में जाके सोचें कि क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया व्हाट यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द प्लान। आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे और फाइनली जो भी वर्क है, बिकॉज आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता है, तो यू विल डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड, क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे, वर्क जो है वो डिवाइड कर दोगे। ये तो पहला बेसिक सा पॉइंट था। फिर आ जाते हैं ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपको जो भी स्पेसिफिक सेट ऑफ जॉब्स लगेंगे उनको एक ग्रुप में डिवाइड करोगे, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है देयर इज अ नीड ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, चीजों के डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंस के कुछ लोग हैं तो आप फाइनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेम नेचर। अगर सेम नेचर है, मार्केटिंग वाला बंदा है, एक डिजाइनिंग करता है, एक प्रमोशन के लिए पैम्पलेट्स ड्रॉ करता है, कोई और काम करता है, कोई टैगलाइन डिसाइड करता है, तो ये सारे जो लोग हैं इनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, ग्रुप कर दिया जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। अब उसी के अंदर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आप फंक्शनल डिपार्टमेंट बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे परफॉर्म। मतलब वही हो गया, फाइनेंसिंग का अलग, मार्केटिंग का अलग, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रमोशनल डिपार्टमेंट अलग हो गया, फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो काम किया जाता है उस काम का डिपार्टमेंट। क्या करते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या करते हो, सेल्स डिपार्टमेंट। इस तरीके से। या फिर अगर आपके कंपनी के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं या कुछ बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, जैसे हम जब क्लोथिंग लाइन में डील करते हैं या हम फैशन एक्सेसरीज में हम डील करते हैं, तो हम जानते हैं कि उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज हो सकते हैं। तो अगर आपने हर एक के लिए इंडिविजुअल डिविजन्स खोल रखी हैं, जैसे मैं टाइटन की बात करता हूँ, टाइटन अपने आप में एक कंपनी है, टाइटन वॉचेस भी बनाती है, टाइटन के अंदर फास्ट्रैक आता है, फास्ट्रैक वॉचेस भी बनाता है, फैशन एक्सेसरीज भी बनाता है। ये क्या कर सकते हैं, ब्रांडिंग के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दो कि भाई ये फास्ट्रैक डिवीजन हमारी अलग हो गई, ये हमारी टाइटन की डिवीजन अलग हो गई, ये फलानी डिवीजन अलग, ये वो डिवीजन अलग, सारी डिविजन्स हो गई। उनके अंदर जो जॉब्स परफॉर्म किए जाएंगे उसके हिसाब से फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कर देना। जैसे फास्ट्रैक के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा। ऐसे ही टाइटन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग भी, मतलब टॉप पे बैठेगा डिविजनल, उसके अंदर भी आप फंक्शनल डिपार्टमेंट बना सकते हो। लेकिन फंक्शनल जो है कंपैरेटिवली जब स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं या मीडियम स्केल बिजनेसेस होते हैं, फंक्शनल इज गुड।
लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन जब आप डिविजनल बेसिस पे करते हो दैट इज फॉर लार्ज स्केल फर्म्स। फाइनली आ जाते हैं हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज पे। इसके अंदर आप क्या कर देते हो, जैसे ही आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, जॉब्स को ग्रुप कर दिया, लोगों को आपने छांट लिया, अब आप उनको उनकी स्पेसिफिक ड्यूटी देते हो। भाई मार्केटिंग वाले को यहाँ पे आपने छांट के बोला कि तुम मार्केटिंग वाले हो, बैठ जाओ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन अब तुम्हारा काम ये है, ये कब बताया जाता है, इस स्टेज के अंदर आप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हो, उनको बताते हो व्हाट जॉब दे हैव टू डू। फाइनली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपको लास्टली क्या करना पड़ता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है भाई ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, इसके पास कम पावर रहेगी, इसके पास ज्यादा पावर रहेगी, ये इसको कम्युनिकेट करेगा, ये उसको कम्युनिकेट करेगा। ऑल सच थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है ये इसके अंदर डिसाइड कर लिया जाता है, कौन सबऑर्डिनेट होंगे, कौन सुपीरियर होंगे, सो दैट फंक्शनिंग स्मूथ हो सके। पूरी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली यहाँ पे। चलो शुरू से चालू करते हैं। पहला क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या था, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा था असाइनिंग द ड्यूटीज या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और लास्टली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नोट डाउन कर लो, मैं आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करना चालू करते हैं। सबसे पहले करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग आखिर जरूरी क्यों है, सबसे पहली चीज आती है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। आप जब चीजों को स्पेसिफाई कर देते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं कि भैया ये काम इस बंदे का है, ये काम इस बंदे का है, तो हर कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट उस जगह पे बैठा होता है जो जॉब उसे असाइन किया होता है। अब जब वो एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो वो जो जॉब है पर्टिकुलर वो स्पेशलाइज हो जाती है। इट डजंट मैटर कि अगर वो जॉब की ही सिर्फ बात करें, जब हम डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उन पे स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट पे ये पूरी टीम है, फाइनेंस की, सेल्स की, मार्केटिंग की, जो वर्कआउट करेगी। सो यस, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। दूसरी चीज आती है रोल क्लियरिटी। इसमें क्या होता है, जब सामने वाले बंदे को पता होगा कि भाई उसको ये काम करना है, उसे ऐसा काम करना है, उसे वैसा काम करना है, थिंग्स वर्क आउट इजीली। इफ यू नो ये आपके सुपीरियर हैं, वॉट एवर यू हैव टू रिपोर्ट इट टू हिम। आपके लिए क्या होगा, मेरा रोल क्लियर है, मुझे ये काम करना है, जब भी काम हो जाए मुझे अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में आपके रिलेशन जो है आपके सुपीरियर्स के साथ वो क्लियर कर दिए गए हैं, टू हुम यू हैव टू रिपोर्ट, व्हाट वर्क यू हैव टू डू। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लियरिटी। नाउ वर्किंग रिलेशनशिप इसी का एक्सपेंशन है, जो मैंने बता ही दिया है, चाहे तो आप इसको सेम पॉइंट बना के लिख दो, चाहे अलग अलग, कि वर्किंग रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी होती है। इफ टू पीपल आर वर्किंग एट अ सेम प्लेस, उसमें क्लियरिटी क्या आ जाएगी, उन्हें मालूम है कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मिलके ये कर रहे हैं, मुझे इसमें से ये काम करना है, मुझे इसमें से ये काम करना है। सो व्हेन दे विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर दे विल बी हैविंग द क्लियरिटी कि किस तरीके से काम करना है। आगे आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बीच जैसा कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए वो प्रॉपर हो जाता है, बिकॉज थिंग्स आर क्लियर। मुझे ये काम करना है, सामने वाला ये काम करेगा, ये मुझे इस दिन रिपोर्ट करेगा, मैं इसको इस दिन रिपोर्ट करूंगा। क्या हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आया। और एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। क्यों, सामने वाला बंदा जानता है कि भाई तुमसे मुझे ये बात करनी है, तुम्हें मुझे ये काम देना है, तुम्हें ये काम डिफाइन किया था, तुम्हें ये रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लियर। जो सुपरवाइजर है वो जानते हैं कि किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। फिर आगे आते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फाइनली क्या होता है, जब आपकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं, इट इज इजियर फॉर यू टू एक्सपैंड। कैसे, एक एग्जांपल सुनो। टाइटन कंपनी जो है वो काफी अच्छा कर रही थी। फास्ट्रैक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टाइटन को लगता था कि हम अपर क्लास में तो चले गए, वो सेगमेंट तो हमने टारगेट कर लिया जहां पे 30 to 40 इयर्स के जो लोग हैं, मे बी उससे ओल्ड जो हैं, उनका हमारे पास मार्केट है, लेकिन बिलो द एज ऑफ 30 हमारे पास मार्केट नहीं था। बिकॉज दे वर वर्किंग एफिशिएंटली, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम, उनके लिए फास्ट्रैक जैसा ब्रांड लाना आसान रहा, ग्रोथ और एक्सपेंशन उनके लिए आसान रहा, बिकॉज वॉट एवर दे डिड इट इन अ पर्टिकुलर फैशन, दे डिड इट इन अ पर्टिकुलर वे, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। फाइनली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अगर आप मैनेजर्स को देखें, अगर मैनेजर्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, अगर वो सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि ऑर्गेनाइजिंग में होता है, यू शेयर योर वर्क। जब मैनेजर का वर्कलोड कम होगा तो मैनेजर को ज्यादा टाइम मिलेगा कि वो उस टाइम को दे सके और बाकी कामों में, जैसे कि इनोवेशन, आइडियाज या मैनेजमेंट में, इसके थ्रू वो पॉसिबल हो पाएगा। चलिए अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर समझे तो कैसे समझें। इसके लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दे विल बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो नेटवर्क होता है जॉब पोजीशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अथॉरिटीज का एट डिफरेंट लेवल्स। फिर से याद करें, चलो चालू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है नेटवर्क होता है। नेटवर्क काय का, जॉब पोजीशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अथॉरिटीज का,
जो डिफरेंट लेवल्स पे पाए जाते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। एक हो गया फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा होता है डिविजनल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल आइटम्स लाइक प्रोडक्ट लाइन हो गया है, या फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स जो आप डील करते हो अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन मतलब एक कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है, उसमें 3-4 आपकी कैटेगरी है, वो अलग हो गया, या सेपरेट ही जाते हो, जैसे नाइकी जो है क्लोथिंग में भी है, स्पोर्ट्स आइटम में भी है, फैशन में भी है, ये चीजें डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। चलिए, तो ये हो गया। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाते हैं तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज स्पेशलाइजेशन है। जो भी एक्टिविटी आप करोगे, जो भी टास्क करोगे, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। दूसरी चीज, डिपार्टमेंट्स जब स्पेसिफाई हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन बड़ा आसान हो जाता है। फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट जानता है कि उसे सेल्स डिपार्टमेंट से काम है, सेल्स डिपार्टमेंट जानता है कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। फाइनली सुपरविजन काफी इजी होता है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे रहते हैं उनको आसानी हो जाती है ये देखना कि भाई किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ गलत कर रहा है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई गलती हो रही है। सुपरविजन इजी क्यों है? बिकॉज स्पेसिफाई कर दिया है दीज आर द डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर जो भी चीज होगी इट इज क्वाइट क्लियर बिकॉज इट इज एज पर द डिपार्टमेंट्स, तो गलती बहुत आसानी से पकड़ में आ सकती है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल कहां पे फायदेमंद है? अगर आपके पास डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है तो ऑलवेज गो विद द डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उतने बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए आपको प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी डिविजनल स्ट्रक्चर की बात होगी, सबसे पहली चीज जो आ जाएगी वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसा मैं बता ही चुका हूं। सेकंड चीज आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। मान लो हमारा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं कर रहा है। नेस्ले इसमें बेस्ट एग्जांपल है। नेस्ले की जो चॉकलेट्स हैं वो प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना नेस्ले की मैगी करती है। तो ये क्या हुआ? हम आसानी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पा रहे हैं यहां पे, जस्ट बिकॉज नेस्ले ने सेगमेंटेशन करके रखा है कि भाई नेस्ले के जो चॉकलेट्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नेस्ले की जब मैगी की बात आ जाती है तो भाई उसका तो कोई जवाब नहीं है। फाइनली एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब होता है व्हेन यू अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे ही आप डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चालू करते हो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप अपने आप को ग्रो कर सको। इफ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, आपके लिए बहुत आसान होगा कि नई प्रोडक्ट लाइन लेके आना, बिकॉज डिविजनल स्ट्रक्चर वही ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती हैं जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है। नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले जो अपन ने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, देखो मैं उसमें डिटेलिंग में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उतना डिटेलिंग नहीं आता है। उसके मैंने एडवांटेजेस आपसे डिस्कस कर दिए, कुछ लिमिटेशंस जो है फंक्शनल जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर स्केल पे होता है, कई बार अटर केओस हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो फाइनेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं इंटरेस्ट को लेके, तो छोटी मोटी चीजें फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूज कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैन पावर, बर्डन बहुत आ जाता है, ये चीजें डिसएडवांटेजेस हैं। मैं इनको क्यों डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बिकॉज मेरा पर्पस है आपको केस स्टडी सॉल्व करवाना। यहां पे मेरा पर्पस है आपको उस चीज के लिए बिल्डअप करना कि आपको चीजों का मतलब पता है, और वो चीज मैंने कर दी, आपको एक ब्रीफ दे दिया। अब आपका काम है कि आप उसमें 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स हेडिंग्स जो हैं ये आपका काम है, आप उसके नोट्स बनाओगे और मुझे डीएम करोगे #टीम कॉमर्स बाबा करके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। आपको मालूम ही है उस इंस्टाग्राम का पेज का नाम है commerce.baba, तो उतनी मेहनत आप करो, बाकी मेहनत हम कर ही रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बिलीव मी इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार केस स्टडी से रिलेटेड भी बनता है। तभी हम फॉर्मल इनफॉर्मल में डेप्थ में जा रहे हैं, वो पॉइंटर्स लिखने वाले हैं जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल को डिफरेंशिएट भी करते हैं और केस स्टडीज के हिसाब से हमें याद भी रखने हैं। पहली चीज क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फॉर्म होती है डेलिबरेटली इन अ प्लान्ड मैनर। सी फॉर्मल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये चीज कंपनी खुद ही फॉर्म करती है। कंपनी चाहती है कि ये एक ऐसा सिस्टम बने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको सब फॉलो करें, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्ड डेलिबरेटली, लिख लेना, हाईलाइट कर लेना, इन अ प्लान्ड मैनर, इसको प्लान्ड मैनर में किया जाता है। लेकिन मान लो आपका 10 साल बिछड़ा दोस्त, आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, आपका 10 साल बिछड़ा जो दोस्त है वो भी ज्वाइन कर लेता है, और एकदम से तुम देखते हो सरप्राइज, अरे भाई कहाँ यार इतने साल से नहीं मिले, और ये और वो ऐसा वैसा। ये सब क्या है? ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इट इज बीइंग क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली, एकदम से क्रिएट होती है और कोई इसकी प्लानिंग नहीं होती है। आपको कोई पसंद आ गया, आपने उसके साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, भाई आज से तू मेरा दोस्त है, ऐसा होता भी है। एक रिसर्च ये कहता है, इफ
एट एन अननोन प्लेस इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर लाइक क्वाइट सम टाइम, जो पहला बंदा आपसे मिलता है हायर चांसेस रहते हैं कि उससे आपकी कुछ टाइम तक तो पटेगी एटलीस्ट, और बोला तो जाता है कि हमेशा पटती है, बट आई डोंट नो, ट्रस्ट इश्यूज हम सबके साथ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क सिस्टमैटिकली एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सिस्टमैटिकली काम करना जरूरी है, बिकॉज वहां पे नेक्स्ट चीज के हिसाब से अगर मैं बता दूं, यहां पे जो आती है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश रहता है, जिसके कारण जो वर्किंग होती है वो बहुत सिस्टमैटिक होती है, प्रॉपर होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, और पूरा गोल जो है यानी पूरा जो एफर्ट आप लगाने वाले हो, जो होल सोल पर्पस होता है वो होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हम बड़े हैं या तुम बड़े हो या हम दो दोस्त हैं और हमारी यारी अनंत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको नीचे बोला गया कि वो स्केलर चेन होता है, यानी जो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा वो एक प्रॉपर डेफिनेशन में मिलेगा। मैनेजर अगर आपका दोस्त है तो आप लंच ब्रेक में वो दोस्ती यारी दिखा सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में बैठे हुए हो तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो वहां का मैनेजर है। आपको उसी हिसाब से ये चीजें डिसाइड करके बोलनी पड़ेंगी, जो भी आप उससे बात करेंगे। ये होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जब बात करते हैं इनफॉर्मल की तो कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज ऑल यू वांट, आपका दोस्त है, आपको जैसे बात करनी है करो, बट ऑफिशियल मैटर्स पे यू हैव टू फॉलो द फॉर्मल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्केलर चेन यूज होती है कम्युनिकेशन की। अगर मैं बात करूं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप कम्युनिकेट करोगे सामने वाले बंदे से, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। अगर इसके ऊपर वाला बंदा आपका दोस्त है तो इट डजंट मैटर कि वो दोस्त है या नहीं है, यू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट बिकॉज इट इज ऑफिशियल, यू हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। और जनरली जो काम होगा वो पूरा रिटन होगा सो दैट उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। फाइनली जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हो सकता है कम्युनिकेशन। आपको किसी को दोस्त को चिट्ठी लिखनी है, बिल्कुल चिट्ठी लिखो। किसी को ग्रीटिंग कार्ड बना के देना है, बिल्कुल ग्रीटिंग कार्ड बना के दो। या फिर जनरली जो होता है भाई भाई वाला ओरल कम्युनिकेशन होता है, वो तो सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको माना जाता है कि कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में टिकेगा, भले ही आपकी दोस्ती रहे ना रहे, आप दुश्मन भी बन जाओ, बट यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द रीजन इट इज स्टेबल। एक बार यहाँ लड़ाई हुई तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखोगे, दैट इज द रीजन इट इज नॉट सो स्टेबल। एक बार कम्युनिकेशन गैप हुआ, एक बार फ्रेंडशिप टूटी, तो उसके बाद आप चाह के भी दोबारा वो अफेक्शन जनरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो मजबूरी है, सैलरी नहीं आएगी, जॉब छूट जाएगी, समझा करो। उसको बता देना यार प्रकाश को अपनी जॉब गई। चलिए तो एक बार फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। जिस लेवल तक पूछे जाते हैं उसी लेवल तक, उससे ज्यादा नहीं। सबसे पहली चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस। यहां पे एक चीज क्लियर है कि जो वर्किंग होगी वो सिस्टमैटिक होगी, चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाएंगी, इसलिए सिस्टमैटिक वर्किंग। कोऑर्डिनेशन मींस नो मैटर हाउ यू फील, नो मैटर व्हाट यू फील, यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर एफर्ट्स, तो कोऑर्डिनेशन। चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश हो जाती है, दैट मींस एक प्रॉपर स्केलर चेन रहेगी विच यू हैव टू फॉलो नो मैटर व्हाट। फाइनली डिसएडवांटेजेस, कई बार बिकॉज मे बी हायर अथॉरिटीज आर नॉट लिसनिंग तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। इग्नोर्स सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, हम ये नहीं देखते कि एक इंसान को चाहिए क्या, हम ये सोचते हैं पैसा तो दे रहे हैं, उससे काम करवाना है, वो काम करके हमें देगा। तो समटाइम्स वी इग्नोर व्हाट एक्चुअली एम्प्लॉइज डिमांड, द सोशल नीड, द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, और हम एम्फसाइज ज्यादा करते हैं अपने टारगेट्स पे। तो फॉर्मल में ये चीज कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। फाइनली द ओनली प्रॉब्लम इज एम्फेसिस इज ओनली ऑन वर्क। आपसे कोई चीज और नहीं पूछी जाएगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको काम करना है मतलब काम करना है। दैट इज द वे थिंग्स वर्क आउट, सो यू हैव टू थिंक अपॉन दैट ओनली। उससे ज्यादा आप ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ स्ट्रिक्ट रिलेशन व्हिच इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। फाइनली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो उसके अंदर क्या देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस में फास्ट कम्युनिकेशन। यू नो होता क्या है, जब दोस्त लोग साथ में बैठते हैं तो 10 बातें होती हैं, और 10 बातें 10 लोगों से होकर 50 लोगों में बहुत इजीली पहुंच जाती है। तो इसके अंदर सबसे एडवांटेजियस चीज ये है कि चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, तो दैट इज फास्ट कम्युनिकेशन। देन फुलफिल दी सोशल नीड, जो फॉर्मल में नहीं मिल पाता है। जब हम ब्रेक में बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो जो हम एक सोशल एनिमल हैं, तो वो जो एक सोशल एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है, वो उस टाइम पे हमें जब इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है, फॉर्मल के साथ साथ जो दोस्ती यारी बढ़ जाती है, उसमें हमारी सोशल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। फिर करेक्ट फीडबैक। कई बार क्या होता है, हम एज अ मैनेजर, भाई तू मैनेजर है मैं तेरे से नहीं बोल सकता ये चीज, बट क्या होता है चुपके से एक कोने में ले जाके हम उसे समझा सकते हैं, देख भाई तेरे साथ ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा देख लेना। ये चीज पॉसिबल है किसके अंदर,
फॉर्मल के नहीं, इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यू कैन हैव द करेक्ट फीडबैक बिकॉज आप डरोगे नहीं, आपको अथॉरिटी का डर नहीं है, आपको सामने वाले का डर नहीं है, यू आर टॉकिंग टू हिम जस्ट एज अ फ्रेंड, सो बहुत इजीली आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। देन डिसएडवांटेजेस, हो सकता है इसके कारण रूमर्स भी स्प्रेड होने लगे, नहीं यार ये तो ऐसा है, नहीं यार वो तो ऐसा है, ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, सर सुना था आपके 2 सींग हैं, अब आई डोंट नो, इस तरह के बहुत सारे रूमर्स उगने लगते हैं, तो ये चीज़ भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फिर नो सिस्टमैटिक वर्किंग, देखो इसमें वर्किंग के लिए बनता भी नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाओगे तो उसके कारण जो सिस्टमैटिक वर्किंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, कहीं ना कहीं हिंडर होगी। फिर फाइनली मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। समटाइम्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए पूरे जो मैनेजमेंट है, पूरी जो वर्किंग है उसको कहीं ना कहीं खराब कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। तो कोशिश करिए कि जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल के साथ है तो उसको कंट्रोल रखा जाए। तो क्या पूछा जा सकता है कि क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना नेगेटिव है? नहीं, होना चाहिए है, इनफॉर्मल को होना जरूरी है बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर जस्ट टू गेट द फीडबैक। क्या फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज इनफॉर्मली वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है उस तक करेक्ट फीडबैक पहुंचाता है। क्या फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। इनफॉर्मल का होना उतना ही जरूरी है जितना फॉर्मल का होना है, लेकिन जब सिचुएशंस आती है तो यू हैव टू कंट्रोल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू एक्चुअली अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए इसको। चलिए तो शुरू करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ, जो यहां पे मैंने जैसा टेबल बनाया है, जैसा भी फॉर्मेट बनाया है, तुम लोग भी वैसे ही नोट करोगे। मैं टाइम दूंगा लेकिन पहले थोड़ी देर मेरे साथ बिता लो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं उसके लिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? राम कहानी मत लिखो, किसी ने नहीं पूछी तुमसे। क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग। ये भरोसा करने का एक प्रोसेस है। एंट्रस्टिंग किस चीज को लेके? जो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जो सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हो, उससे रिलेटेड। किस तरीके से? चलो समझते हैं। मैं एक मैनेजर हूं, मेरे अंडर में 4 सबऑर्डिनेट काम करते हैं। अब यार मेरे ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहां से काफी वर्कलोड आता है, मैं हर काम नहीं कर सकता, तो वो जो छोटे छोटे टास्क हैं जिसको मेरे सबऑर्डिनेट्स भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उन्हें फायदा भी होगा, वो कुछ नया भी सीखेंगे। मैंने क्या किया, वो छोटी मोटी चीजें सारी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी। लेकिन अगर मैं सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स को दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने हाथ ऊपर कर लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी मुझसे पूछेगा तो काम मेरा था, तो जिम्मेदारी तो हमेशा मेरी रहेगी ही। हुआ क्या, मैंने वो चीज अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर ली है, उनसे मैं काम करवा रहा हूं इन केस मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं तो। अब सिर्फ यही नहीं है कि मैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं, साथ साथ में मुझे उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैं उनके साथ अपनी जो अथॉरिटी है वो शेयर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये अथॉरिटी थी कि मैं गोडाउन से सारी चीजें निकाल सकता था, मेरे पास कीज रहती थी, तो मैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दूंगा कि जाओ भाई तुम लेके जाओ, और अगर कभी ऐसा होता है तुम भी गोडाउन से सामान निकाल सकते हो, तुम भी उसे यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास वो अथॉरिटी है। लेकिन याद रखना कि उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर सामान इधर से उधर हो गया, कोई फाइल वर्क है, फाइल इधर से उधर हो गई, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर मेरी भी रहेगी, लेकिन उनको डराना तो पड़ेगा, वरना अपनी नैया पार नहीं लगी तो गए। इसलिए समझ गए ना? तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आप सामने वाले को ट्रस्ट करते हो, उसको अथॉरिटी देते हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। मैंने बताया आप ये किसको करोगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को करोगे। और किस लिए करोगे, ताकि आप जो काम है वो प्रॉपरली करवा सको। फाइनली आप उस पर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है एट द टाइम व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। ये थोड़ा बोलोगे इसने गलत किया, इसने गलत किया, मैंने थोड़ा ना किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि गलती किसकी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि गलती किसकी है। अगर आप मैनेजर थे, आपने कोई डिसीजन लिया था, आपने अपने सबऑर्डिनेट से शेयर किया, आपकी प्रॉब्लम थी, वो तो जाएगा ही जाएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे वाली सिचुएशन है कि काम क्योंकि मैनेजर का था, भले ही उसने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर किया हो, मैनेजर जो है वो भी उतना रिस्पॉन्सिबल है और जो सबऑर्डिनेट है वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर यू हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप उसको बताओगे इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसी में जब डिटेलिंग में आगे बढ़े, जो मैं चीज सिखाने वाला था वही है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। दैट मींस जो डेलीगेशन है वो ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें आप अपनी जान छुड़ाते हो कि भाई हमसे तो जान छूटी, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब हमने तो अपने सबऑर्डिनेट को चीजें दे दी हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिंपल क्या होता है, इट इज
सिंपली शोज के अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। दैट मींस अगर मैं अकाउंटेबल हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं। इट डजंट मैटर मैं किसी को भी ट्रांसफर कर दूं वो चीज, किसी से भी बोल दूं कि भाई तुम्हें काम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से जान छुड़ा सकता हूं। मेरी अकाउंटेबिलिटी हमेशा मेरी रहेगी, ये चीज दिमाग में बिठा लो। यहां पे यही बोला गया है, इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। दैट मींस इट इज नॉट अ प्रोसेस जहां पे आप चीजें ट्रांसफर करते चले जाते हो और उस प्रोसेस में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। आपने अपना वर्क ट्रांसफर किया है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे। अकाउंटेबिलिटी जो है वो दोनों की होगी, मैनेजर एज वेल एज द सबऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। चलिए जल्दी से क्विक मेमोराइजेशन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो डेलीगेशन है, जब एज अ मैनेजर आप क्या करते हो, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो सबसे पहली जो अच्छी बात निकल के आती है वो ये है कि मैनेजमेंट इफेक्टिव बनता है। क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स जो है वो नया कुछ सीखने को उनको मिलता है। जब हमारे मैनेजर की बात आती है तो मैनेजर के साथ फायदा क्या होता है, वो बेसिक जो लेबोरियस टास्क होते हैं उनसे फ्री हो जाता है और उसके कारण वो बाकी और चीजों पर ध्यान दे पाता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनका डेवलपमेंट होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज दे आर डूइंग देयर यूजुअल टास्क। बट द थिंग इज, इफ मैनेजर प्रोवाइड्स देम समथिंग न्यू विच एक्चुअली मैनेजर शुड हैव टू डू, लेकिन उसने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उसको शेयर कर लिया, उससे फायदा क्या होगा, दे विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू विच दे वर नेवर डूइंग अर्लियर। तो इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ता है, बनता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नाउ इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन बिकॉज एम्प्लॉइज वर नेवर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मैनेजर, बट इफ मैनेजर एंट्रस्ट द एम्प्लॉइज विद सच थिंग्स कि तुम मेरा काम ये देखो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये मेरा प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, लेट्स सी कि तुम कितना अच्छा करके दिखाते हो। इट एक्ट एज अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की होता क्या है, मैनेजमेंट में एक हायरार्की है। इफ यू वांट to show yourself at a higher level, you have to command the subordinates at the lower level, and that can only happen when you start giving them the task, when you start encouraging them, when you give them something new, when you motivate them, and that is only possible by the way of delegation. When you start sharing your work, when you make them feel a part of your organization, part of your team by delegating the authority, then they start feeling like as a part of the team, और उससे वो hierarchy जो है वो और strong होती है, people start following you as the superior. Next, बेटर कोऑर्डिनेशन। जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है, इट विल बी अ काइंड ऑफ एन एसेंस फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट्स जो ये जो जूनियर लेवल होते हैं, ये जब मैनेजर के साथ बात करते हैं, और जैसा मैंने बताया जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन डेवलप होता है डेलीगेशन के थ्रू, इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टाइम व्हेन द मैनेजर विल गिव समथिंग न्यू टू द सबऑर्डिनेट्स, दे विल फील एनकरेज, दे विल फील डिवोटेड कि नहीं यार मैनेजर हर बार ट्रस्ट करता है, हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। फाइनली फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। क्या होता है, आपका विकास, हमारा विकास, हम सबका विकास, इस तरीके से बोला जाता है। सो व्हेन ईच एंड एवरीवन इज एम्फसाइजिंग ऑन एवरी सिंगल टास्क, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग चीजों को शेयर करके काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाएगी। उसका सिंपल सा कारण है कि सब लोग जब मिलके काम कर रहे हैं, एवरीवन नोज देयर टास्क, एवरीवन वांट्स टू डू एडिशनल टास्क, सो पीपल आर एनकरेज्ड। सब जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सबको काम करने में मजा आ रहा है। मैनेजर जब काम दे रहा है तो एम्प्लॉइज भी करके दिखा रहे हैं, तो ये एक एनवायरमेंट बना देता है और उससे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है वो कई बार बढ़ जाती है, मैनी टाइम्स। नाउ ये चार्ट जो आपको याद रखना है, जो आपकी केस स्टडीज के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल लेवल पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है, वेदर इट इज अ मेंटल वर्क और इट इज अ फिजिकल वर्क, ये आपका काम है। देन कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यू कैन शेयर, भाई तुम भी कर लो इसमें से थोड़ा काम, लेकिन अपन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं भाई इस चीज के लिए, तो तुम भी करो मैं भी करता हूं, मिलकर काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते कंप्लीटली, आपके ऊपर तो रहेगी रहेगी, एंड इट फ्लोज अपवर्ड। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी तो हमेशा जो सुपीरियर है वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, उसका सबऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, तो इट इज अपवर्ड फ्लोइंग। फिर आते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। अगर आपने नहीं किया तो आप जिम्मेदार हो, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या हो गया, आपको जो जॉब कंप्लीट करना होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, दैट इज टर्म्ड एज अकाउंटेबिलिटी। इट फ्लोज अपवर्ड एज वेल। जो जितना ऊपर बैठा होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी। मैनेजर ज्यादा अकाउंटेबल होगा, सबऑर्डिनेट थोड़ा कम अकाउंटेबल होगा। सबऑर्डिनेट पे वो प्रेशर नहीं होगा जो मैनेजर पे होगा, मैनेजर पे वो प्रेशर नहीं होगा जो सीईओ पे होगा, सीईओ पे वो प्रेशर नहीं होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होगा। सो एवरीवन इज अकाउंटेबल, बट जैसे जैसे हायरार्की में आप ऊपर जाते जाओगे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीजेस। फिर कैन नेवर बी, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। इफ इट इज योर टास्क
you have to perform. You will be held responsible for everything. That is all about accountability. It lies with the superior as well as with the subordinate. Although उसका impact subordinate तक आएगा because आपने subordinate को काम दिया था, उसने perform नहीं किया है, तो some or the other way subordinate जो है वो भी उसके लिए responsible कहलाएगा, ऐसा नहीं है. लेकिन जो absolute accountability की बात आ जाती है वो superior से चालू होती है. Superior कभी भी accountability को avoid नहीं कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. चलिए फाइनली हम यहाँ पे एंड सेशन पे आ गए हैं अपने. इसको एंड कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने अकाउंटेबिलिटी बता दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया है. अथॉरिटी क्या होती है? इट इज द पावर और राइट टू टेक द डिसीजन. व्हेन यू हैव द पावर, व्हेन यू हैव द राइट, व्हेन यू हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, इट इज अथॉरिटी बेसिकली. देन इट फ्लोज डाउनवर्ड. अथॉरिटी इज लाइक यू हैव द अथॉरिटी ओवर अदर्स हु आर योर सबऑर्डिनेट, सो इट फ्लोज डाउनवर्ड्स. देन कैन बी डेलीगेटेड. जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट हो सकती है. मेरे पास अथॉरिटी है, मैं किसी और को दे सकता हूं, वो अथॉरिटी किसी और को दे सकता है, सेम मेरी वाली नहीं लेकिन अपनी अथॉरिटी. तो यू कैन शेयर इट, इट कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स, इट इज टोटली पॉसिबल. फिर ये यहां पे खत्म हो गया अथॉरिटी. ये आपको नोट्स बनाने हैं, पहले आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखो यार, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझाने का हमारी जो मैम थी ना, उनके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत बेसिक सा तरीका है और वो काफी अच्छा पढ़ाती थी. उन्होंने बेसिक तरीका बताया था, बेटा सेंट्रलाइजेशन इज दिस, द पावर इन वन हैंड. Decentralization is this, when you distribute the power into numerous hands. That is the way how centralization and decentralization works. Centralization का मतलब क्या हो गया? Power और authority in few hands. जब बहुत ही selective लोग होंगे जिनके बीच में वो power authority है सारे काम करने की, सारे decisions लेने की, तो वो काम आता है, वो बात करी जाती है centralization की. Decentralization कब होता है? जब आप कोई काम को बहुत सारे parts में बांट देते हो तो उसको decentralization बोलते हैं. तो सर delegation में और decentralization में क्या difference है? Delegation is the beginning which when expands become decentralization. Delegation एक शुरुआत है. मैं मैनेजर था, मेरे से काम नहीं होता था, मैंने 3 लोगों से और बोला यार मेरे साथ हेल्प करवा दिया करो, तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, मेरे जूनियर हो, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूं, मेरा काम करवा दिया करो. When it is in a very nutshell, एक बहुत छोटे एरिया में है, तो वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. लेकिन जब हम उसी को जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 बोला जाता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इसी के बड़े पिताजी हैं. डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई द अथॉरिटी बाय 2, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 लोगों में बांटते हो, तो दैट इज टर्म्ड एज डेलीगेशन, बहुत छोटे लेवल पे. बट व्हेन यू मल्टीप्लाई द रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी बाय मैनी पीपल, इट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन. जब आप उसे बहुत ही बड़े लेवल पे लेके चले जाते हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है. कहने का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपके पास वो 100-200 लोगों की टीम होगी या नहीं होगी. दैट इज एन ऑप्शनल थिंग. इफ योर बिजनेस इज बड़ा, ह्यूज, लार्ज, लेके चले जाओ. बट अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा सा है तो इट विल ऑल्सो वर्क विद डेलीगेशन. डेलीगेशन से भी काम चल सकता है. सो डेलीगेशन को अवॉइड नहीं कर सकते. डेलीगेशन इज अ मस्ट. नो फर्म, नो कंपनी, नो बिजनेस, नो पार्टनरशिप, not even a small scale business can work without delegation. Delegation is a must. आपको जरूरत पड़ेगी ही अपना काम डिवाइड करने की, because you can never be one man army. आप अकेले सारा काम कर ही नहीं सकते हो कोई बिजनेस के अंदर, तो इसलिए डेलीगेशन इज अ मस्ट. लेकिन हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन फिर आपके ऊपर है. आपने 3-4 लोगों में अपना काम बांट के रखा है, दैट इज डेलीगेशन. आप 100-200 लोग अपने बिजनेस के अंदर लेके आओ ना लेके आओ, टोटली ऑप्शनल फॉर यू, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्शनल बोला जाता है. चलिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो है क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आप क्या करोगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा आपका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप होगी. तो जब इन लेवल्स पे आप बेसिकली जो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी करते हो उसको आप नाम देते हो डिसेंट्रलाइजेशन. ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है, जो कि काफी लोगों में बांट दी जाती है. अलॉन्ग विद अथॉरिटी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी उन पे फिक्स की जाती है कि अगर आप कुछ गलत करोगे या कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दैट इज योर गॉड डैम जॉब. ये चीज याद रखना. फाइनली आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस क्यों है, काय के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स. अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करते हो बिजनेस के अंदर, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर एक इनिशिएटिव लेने की भावना आती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहल. यानी वो ये कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ नया करके दिखाएं, हमें जो टास्क दिया गया है हम उसमें 100% अपना इनिशिएटिव लेके दिखाएं. एंड दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. इट एनकरेजेस द एम्प्लॉइज टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग गुड. नेक्स्ट, रिलीफ टू द टॉप लेवल. देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हर कुछ नहीं कर सकता कि भाई मर्सिडीज आके खड़ी हुई, उसमें से ओनर उतरा, चपरासी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ वही जा रहा है ताला खोल रहा है, वही हर केबिन का जाके ताला खोल रहा है. अच्छा लगेगा?
अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। इसलिए कई बार डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट द लेबर वर्क, इट इज नॉट अबाउट द मेंटल वर्क, इट इज ऑल अबाउट द वर्क दैट इज टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। हर चीज टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कर सकता और इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन में एक इंपैक्ट ये हो जाता है, देयर इज नॉट a single person in the organization, there are many people। तो वो अकेले इंसान को सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं। उससे क्या होता है, उसका जो मेंटल लेवल है वो एक तरफ फोकस हो जाता है कि मुझे तो ये काम करना है, बाकी लोगों को बाकी काम करना है। तो इससे क्या होता है, जब सब लोगों को आपने काम अपॉइंट कर दिया है तो एवरी सिंगल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली टेक द डिसीजन टू द क्विकेस्ट वे पॉसिबल। सब लोग अपने अपने काम का फाइनल रिजल्ट निकाल के लेके आ गए। दैट इज क्वाइट ईजी इन कंपैरिजन कि वो सारा काम मिलकर सिर्फ एक बंदा कर रहा है। मतलब यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन डू एवरीथिंग, सीधी सी बात है। फिर डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन रखोगे, आप लोगों से काम करवाओगे, आप लोगों को वो मौका दोगे कि आओ हमारी फर्म में काम करो और अपने आप को ग्रो करो, एक्सपांड करो अपने करियर ऑप्शंस को, तो उसमें क्या होगा, जो आपके पास छोटे छोटे सबऑर्डिनेट्स आके बैठे हुए हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे या क्लरिकल लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो आगे फ्यूचर टैलेंट जैसे डेवलप हो जाते हैं। और इन केस अगर आपको फ्यूचर में कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद का स्टाफ इतना डेवलप हो चुका होगा। फाइनली फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड इंप्रूव टीम वर्क। ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कारण बताता हूं मैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारे पास ऐसा स्टाफ हो जो कंपीटेंट हो। और कंपीटेंट स्टाफ बनता ही तभी है जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करो, जब आप लोगों में काम बांटो, जब आप हर एक इंसान को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम अपॉइंट करो। फाइनेंस वाला फाइनेंस जानता है, सेल्स वाला सेल्स जानता है। दैट इज हाउ यू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हाउ यू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आप जब भी कोई आपसे बात करेगा, फाइनेंस के लिए कौन है, हमारे पास एक्सपर्ट है। सेल्स के लिए कौन है, हमारे पास एक्सपर्ट है। जैसे आइडिया जैसी कंपनी जो है वो मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए प्रसून जोशी को रखती है, क्यों, हमारे पास एक्सपर्ट है। That is the thing. That is the only way organization grows and improved teamwork at all last। अगर हम बोलना चाहें तो जब भी organization इस तरह से काम करती है तो जो teamwork है, जो एक तरीके से मिलके काम करने की जो फीलिंग है वो स्ट्रांग होती है। बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन एक ही चीज प्रमोट करता है और वो है कि हाउ यू वर्क एज अ टीम। बिकॉज एज मैंने जैसे बताया, यू आर नॉट अ वन मैन आर्मी, आप सिंगल काम नहीं करते हो, आप टीम के साथ काम करते हो व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। और वही चीज तो ये फोकस कर रहा है, वही चीज तो ये प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, और एज अ होल जैसे मैनेजमेंट में बोला जाता है एवरीथिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी, वो चीज पॉसिबल सिर्फ इसके थ्रू है। चलिए लिख लीजिए। हाँ भाइयों, तो सीख लिया आज कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए तो कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे। तो तब तक के लिए क्या बोलेंगे, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।